हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 के बारे में। गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पे 3 वीडियो बना चुके हैं, जिनमें हमने बात करी थी विशेष तौर पे टीचिंग के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, टीचिंग के फीचर्स के बारे में, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जो टीचिंग या लर्निंग को जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करी थी। बहुत डिटेल में हम लोग बात की थी गाइज। इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जा करके उनको देखिए, बार बार देखिए, आपको जरूर वहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाकी जो 3 वीडियोज़ थे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है और आने वाले एग्जामों में ज़रूर आप बीएड एग्ज़ाम दें, पीएचडी एंट्रेंस दें या इसके बाद नेट जेआरएफ एग्जाम दें, तो इसमें ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए गाइज, हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग के मेथड्स। तो चलिए गाइज, अगर हम बात करें टीचिंग के मेथड्स के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टीचिंग के मेथड्स को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। गाइज, टीचिंग एज आई टोल्ड यू बहुत ही प्रोफेशनल वर्क है। इसमें ये क्या है, वन वे नहीं चलता। इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं मिलकर के काम करते हैं। तो गाइज, हम क्या करते हैं, टीचिंग के मेथड्स को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं आपके पास में टीसीएम और दूसरे को बोलते हैं आप एलसीएम। गाइज, अगर हम बात करें टीसीएम के बारे में, दैट इज टीचर सेंट्रिक मेथड। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर सेंट्रिक मेथड के बारे में। एलसीएम स्टैंड फॉर लर्नर सेंट्रिक मेथड। तो गाइज, सबसे पहले अगर हम टीचिंग सेंट्रिक मेथड के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारा एक टॉपिक आता है, दैट इज लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड की बात करें तो गाइज, लेक्चर की विशेष तौर पे आपको पता है जो लेक्चरर्स होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं ओबियसली। तो अगर कहीं पे आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, राइट, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट होगा जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएगा। तो गाइज, यहाँ पे आपके पास लेक्चर मेथड जो है आपके पास में बहुत ही एक डोमिनेटिंग होता है, यानी टीचर इसमें मेन जो फैक्टर होता है वही बोलता है। यहाँ पे आपके पास बच्चों को मौका नहीं मिलता उससे इंटरेक्ट करने का, नहीं तो कोई क्वेश्चन पूछने का। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वेश्चन करने का मौका किस में मिलता है, नहीं मिलता है, कौन सा मेथड है। तो यहाँ पे लेक्चर मेथड में बच्चों को क्वेश्चनिंग आइडली नहीं है। जनरली बच्चे करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास कंसेप्ट में क्या है, कंसेप्ट ये है कि बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं करते। तो ये आपके पास में डोमिनेंट होता है, यानी टीचर सेंट्रिक होता है सिर्फ। विशेष तौर की जो आपके पास में एज आई टोल्ड यू कंसेप्ट, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन और जो किताब का जो भी आपके पास करिकुलम से या करिकुला से रिलेटेड यहाँ पे मैटर्स होते हैं। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड के बारे में। गाइस, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो आते हैं आपके पास में, ये क्या होता है, मतलब कि आपको अप्लाइड होता है, यानी कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेट यानी कुछ करके दिखाना होता है, कुछ क्रिएटिविटी के थ्रू ये होता है। गाइज, अगर सिंपल टीचर आपसे बात करें कि भैया शीर्षासन ऐसा होता है, इसमें ऐसे करते हैं, राइट, आपको कोई बोले कि भाई मंडूकासन में ये प्रोसीजर अपनाया जाता है, तो गाइज हो सकता है जल्दी से वो समझ ना आए। तो इसमें अगर टीचर क्या करे, शीर्षासन आपको खुद से करके दिखाए या मंडूकासन का एक जो प्रॉपर जो फॉर्मेट है वो आपको दिखाए, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। तो गाइज, बेसिकली हम इसको जब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है आपके पास में, इसको क्रिएटिव में या अप्लाइड जो आपके पास आर्ट है उसके अंदर हम लेते हैं। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए हमारे जो सब्जेक्ट है, ज़्यादातर हम लोग जैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हो गए, आपके पास टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट हो गए, तो वहाँ पे हम लोग ये जो मेथड है विशेष तौर पे इस्तेमाल करते हैं। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी या हिस्टोरिकल मेथड के बारे में। तो गाइज, आपको हिस्टोरियोग्राफी और हिस्टोरिकल मेथड से समझ आता होगा कि इसमें क्या है, पास्ट की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात की जाती है। यानी कि जो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा जो लाइफ कैसा था पहले, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो, या हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाएं तो वहाँ पे हम देखें कि हमारा वहाँ पे पास्ट कैसा था, हम लोग किस तरह से वहाँ पे रहते थे, यानी हमारी जो दिनचर्या थी किस पे आधारित थी। तो बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी किस पे थी, सोसाइटी कैसी थी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग हिस्टोरियोग्राफी में क्या, सब्जेक्ट की हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं, राइट, कंसेप्ट की हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं। लाइक अभी जैसे कोई कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो हम यहाँ पे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो किस में लगे हुए हैं, ये जो कोरोना वायरस होता है इसकी हिस्टोरियोग्राफी को देखने में कि भाई ये कहाँ से बिलोंग करता है, किस फैमिली से, यानी सार्स फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें
इसके फीचर्स क्या हैं, ताकि हमको यहाँ पे वैक्सीन बनाने में और इसका ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिल जाए। तो ये आपके पास में हिस्टोरियोग्राफी या हिस्टोरिकल मेथड में इस्तेमाल किया जाता है, यानी एंशियंट हिस्ट्री जो है आपके पास आपको प्रॉपर उससे जो एथेनो ग्रुप्स हैं उनसे आपको अवगत कराया जाता है, बाकी इनकी चीज़ें होती हैं। गाइस इसके बाद में बात करते हैं हम लोग बायोग्राफिकल मेथड में। गाइस बायोग्राफिकल मेथड और हिस्टोरियोग्राफिकल मेथड में एक माइनर से डिफरेंस है। यहाँ पे बायोग्राफी में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाती है और हिस्टोरियोग्राफी में आपके पास में या हिस्टोरिकल मेथड में ओवरऑल बात की जाती है प्रॉपर। तो यहाँ पे बायोग्राफिक मेथड में आपके पास में जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति के ऊपर आप अगर मान लो रिसर्च करना चाहते हैं, राइट, अगर मान लो हम M.K. गांधी ले लेते हैं, नेल्सन मंडेला ले लेते हैं या कलाम साहब ले लेते हैं, तो आप इनसे क्या सीखते हो, आपके ऊपर इनके व्यक्तित्व का क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या है, आप इनसे इंस्पायर होते हो और वैसा ही बनना चाहते हो, तो इसलिए आप क्या करते हो, इनकी बायोग्राफी पढ़ते हो, राइट। तो अगर हम बात करें कोई अगर बेकार यानी कोई टेररिस्ट है आपके पास में या कोई क्रिमिनल है और उसकी अगर बायोग्राफी पढ़ें तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको प्रॉपर गाइड करे और वही सारी चीज़ें बताएं जो आपके काम की हैं, आपको आगे ले जाने वाली हैं, राइट, पीछे ले जाने वाली हैं, ठीक है, विकृत चीज़ें हैं वो उन पे टीचर को थोड़ा सा उनके कंट्रोल में या उनके गाइडेंस में आपको देखना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे बायोग्राफिकल मेथड में ये आता है गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में कोलैबोरेटिव मेथड के बारे में। कोलैबोरेटिव जो मेथड होता है आपके पास में इसे टीम मेथड भी बोलते हैं, यानी इस मेथड में क्या होता है विशेष तौर पर के अगर मैं आपसे कहूँ ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ पे 3 चीज़ें विशेष तौर पे बच्चे को सीखने को मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है आपके पास में लीडरशिप क्वालिटी, तीसरा है आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो अपने आप को, यानी हेजिटेशन जो है आपके पास वो खत्म होती जाती है और यहाँ से आपके पास में मोर एंड मोर सीखने के चांसेस होते हैं। लेकिन विशेष तौर पर गाइस अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमने सिर्फ इसकी मेरिट्स की बात करी थी। डीमेरिट में क्या है आपके पास, लेक्चर मेथड में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इंगेजमेंट नहीं मिल पाता, बच्चों का जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाता टीचर के साथ में, तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करूँ तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए हमारे पास में इससे विशेष तौर पे टूल्स होने चाहिए, एक्सपर्ट अच्छे होने चाहिए, तभी हो पाएगा। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये। हिस्टोरियोग्राफी मेथड में भी यही सारी चीज़ें होती हैं आपके पास में, बहुत टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर फैक्ट नहीं मिल पाते हैं, उनको एनालाइज करना, उनके ऊपर पहुँच पाना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे ही आपके पास में बायोग्राफिकल मेथड में भी होता है। और कोलैबोरेटिव मेथड में या टीम मेथड में क्या होता है आपके पास में आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस होते हैं, राइट। यहाँ पे भी आपके पास में प्रॉपर हम कहें कि वहाँ पे जो जैसे डिस्कशन के अंदर होता है कि कई बार चीज़ें डिस्टोर्ड हो जाती हैं, ठीक है, डिस्कशन कुछ करना चाहते हैं यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो ये काफ़ी इसके ड्रॉबैक्स हैं यानी इनके डीमेरिट्स हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं विशेष तौर पे दैट इज लर्नर सेंट्रिक मेथड के बारे में, यानी यहाँ पे विशेष फोकस किस पे दिया जाता है, बच्चों पे दिया जाता है, बच्चों के सीखने पे दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस इसके लिए सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड बहुत मैं कहूँ इफेक्टिव मेथड होता है बच्चों को सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक एक जो टॉपिक है या एक एक जो कंसेप्ट है या एक एक सब्जेक्ट है उसके कई एक्सपर्ट होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे विशेष तौर पे आपको इंटरेक्शन का मौका मिलता है। आप इंडिविजुअल जाकर के उनसे डिस्कस कर सकते हो, टॉपिक पे पूछ सकते हो, है ना, बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर एक बार डाउट क्लियर नहीं होता है तो दूसरे टीचर से पूछ सकते हो जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है आपके पास में अगर हम बात करें एकेडमिक्स की। जिसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड मेथड दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड उसके बारे में बताया था कि इसमें क्या किया जाता है, आपको एक ऐसी सडन एक जो सिचुएशन है उसके अंदर डाला जाता है कि वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, यानी व्हाट टू डू और नॉट, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मान लो जैसे मेट्रो में क्या है मॉक ड्रिल होते हैं, राइट, यानी कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो वो किस तरह से उसको ट्रैकल करेंगे, अगर आग लग जाती है ब्लास्ट हो जाता है तो उसको किस तरह से ट्रैकल करेंगे। तो ऐसे ही आपके पास में यहाँ पे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है उसमें क्या किया जाता है, आपको ऐसी सिचुएशन दी जाती है सो दैट कि आप इस पर सोचने के लिए मजबूर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके पास में आपके जो माइंड है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, क्रिएटिव जो है आपके पास में जो क्रिटिकल जो थिंग्स हैं जो सीखने के लिए आपको मिलती हैं, राइट। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में क्या कर सकते हो, सोच सकते हो, अपने लेवल पे वर्क कर सकते हो, राइट। कि आपको अगर मान लो अकेले हैं कहीं पे और किसी भी सिचुएशन में अगर कोई अपोजिट सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ जाए, कोई विपरीत परिस्थिति में आप फंस जाएं तो वहाँ से कैसे निकल के आएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे आप, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको डेवलप करने को मिलती हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं दैट इज प्रोजेक्ट मेथड।
वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। प्रोजेक्ट मेथड है आपके पास में, ये क्या है, स्टूडेंट के ऊपर क्या होता है, उसको सपोज दो एक तरह की एक जिम्मेदारी दी जाती है और वहाँ पे मतलब कंप्लीट बच्चे को क्या करना होता है, अपना कंप्लीट माइंड उसके ऊपर है, क्रिएटिविटी है वो लगानी पड़ती है, राइट। यानी एक जो टॉपिक है उसके लिए दिया जाता है, उस पर वर्क करता है। लाइक जैसे कंपनियों में होता है 4-5 लोग होते हैं इसमें, या क्लास के अंदर भी ऐसे ही करते हैं कि 4-5 जिस हिसाब से जैसा प्रोजेक्ट होता है वैसा बच्चों के लिए दे दिया जाता है और वहाँ पे उनको, तो यहाँ से खास बात क्या होती है, बच्चों के अंदर एक जो टीम है, कोऑपरेशन की जो फीलिंग है वो डेवलप होती है, राइट। एक दूसरे का सपोर्ट करना, राइट, एक दूसरे से सीखना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोजेक्ट मेथड में डेवलप होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास में। लेकिन एज ए टोल्ड यू, हर किसी के ड्रॉबैक होते हैं। अगर किसी के मेरिट है तो उसका डीमेरिट भी हो गया, तो इसके भी डीमेरिट है, तो बात करेंगे इसके बारे में। गाइस नेक्स्ट है हमारे पास में लेबोरेटरी मेथड। गाइस लेबोरेटरी मेथड है आपके पास में लैब से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपके पास में अप्लाइड एजुकेशन की बात की जाएगी, अप्लाइड लर्निंग की बात की जाएगी, क्रिएटिव लर्निंग की बात की जाएगी। यहाँ पे आपके पास लैब में क्या है, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाता है चीज़ों के बारे में, राइट। अगर आप कोई अगर मान लो केमिकल फार्मूला के बारे में पता करना चाहते हो, कैसे बनता है, क्या बनता है, राइट, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको बोलूँ कि सोडियम के बारे में पता करूँ, या अगर हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात करूँ कि क्या होता है, किस तरह से बनता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लैब में पता चलती है। अदरवाइज आपको दिखा दी जाए कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो आपको चाहे चीज़ें क्लियर ना हो, तो ये लैब में आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाता है, तो जो वहाँ पे आप बेहतरीन समझ पाते हो और आप उसको फील्ड में अप्लाई भी कर पाते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उनकी ड्रॉबैक की, तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता है। सेमिनार के साथ में भी ऐसे होता है, और चारों ही मेथड में क्या है, एक्सपेंसिव होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, राइट। मेंटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। लैब में पता चले कि आपने क्या कर दिया, सोडियम को डाल दिया, वो आग पकड़ लेगा वहाँ पे और ब्लास्ट हो जाएगा। या अगर हम कहेंगे सोरा है और बहुत सारे आपके पास में केमिकल्स हैं, तो अगर वहाँ पे मेंटरिंग नहीं है, प्रॉपर आपके पास टीचर नहीं है, लैब अटेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अगर हम बात करें नेक्स्ट है आपके पास में डिस्कशन मेथड। तो गाइस डिस्कशन मेथड है आपके पास में, जैसे कि अगर टीम मेथड मैंने बताया था आपको, या हम इसको विशेष तौर पर हमने कोलेबरेटिव मेथड की बात करी, तो ये ऐसा ही है लगभग, लेकिन ये टीचर सेंट्रिक नहीं है, लर्नर सेंट्रिक है। तो यहाँ पे आपके पास में बच्चों को क्या किया जाता है, कोई टॉपिक दिया जाता है, आपस में डिस्कस करते हैं, और ओबियसली डिस्कशन किस तरह से होगा आपके पास में टॉपिक के, तो बच्चों में वही तीन जो क्वालिटी है, तो जो यहाँ पे आपके पास टीचरों में डेवलप होती थी, इधर बच्चों में डेवलप हो जाएंगी। यानी कि आपके पास विशेष तौर पर जो टीम एक फीलिंग होती है, दूसरा है आपके पास में लीडरशिप क्वालिटी, तीसरा होता है आप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, चौथी इंपॉर्टेंट बात करूँ आपके पास में, तो विशेष तौर पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। तो यहाँ से सीखने की जो चांसेस हैं आपके पास में, और क्या आता है, क्लैरिटी आती है आपके विचारों में, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। गाइस उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट है आपके पास असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड है आपके पास में, ये भी क्रिएटिव क्लियर, यानी बच्चों को कोई होमवर्क दिया जाता है और वो उस पर असाइनमेंट मेथड या प्रोजेक्ट मेथड है, अगर मान लो उसमें माइनर सा डिफरेंस है, अगर कोई करना चाहते हैं, अदरवाइज कोई डिफरेंस इसके अंदर मुझे लगता नहीं है। यहाँ पे असाइनमेंट मेथड में भी यही दिया जाता है, तो आपको घर से वर्क करके आए, लेकिन खास बात क्या होती है, प्रोजेक्ट में आपको आउट ऑफ सिलेबस दे सकता है कुछ, लेकिन असाइनमेंट में क्या है, आपके सिलेबस से, करिकुलम से ही आपको टॉपिक दिए जाते हैं और आप उनको प्रॉपर वहाँ से देख के, हेल्प ले करके, है ना, और उसको तैयार करते हो, ठीक है भाई पेंट। तो ये आपको इसके अंदर असाइनमेंट मेथड के अंदर होता है। गाइस एक वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्फ्रेंस मेथड। ये बहुत पूछा जाता है। कॉन्फ्रेंस मेथड है आपके पास में, कई बार पूछा जाता है कि किसके अंदर आएगा, तो कॉन्फ्रेंस मेथड है आपके पास में। गाइस ये इसमें टीचर भी शामिल होते हैं, इसमें आपके पास लर्नर भी शामिल होते हैं, इसमें सोसाइटी के और भी लोग शामिल होते हैं, राइट। तो ये क्या है, बियॉन्ड द टीचिंग है, बियॉन्ड द लर्निंग है। अगर आपको सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट आ गया है, कोई टॉपिक आ गया है जिस पे बहुत ज़रूरी बातचीत होनी चाहिए, एक्सपर्ट की राय उस पर आ जानी चाहिए, राइट, बहुत सारे लोगों से, एक्सपर्ट से आप उनके बारे में जानना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पे आपके पास में जो कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की कॉन्फ्रेंस हो, कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस हो सकती है आपके पास में, या कोई साइंटिस्टों की कॉन्फ्रेंस हो सकती है, बिजनेस टाइकून्स की कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ कोई एक इंटरेस्ट से रिलेटेड कैंडिडेट नहीं होते, डिफरेंट जो पृष्ठभूमियाँ हैं, डिफरेंट जो आपके पास में सेक्टर से, वहाँ से लोग आकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कई बार गाइस इससे पूछा जाता है कि किसके अंदर आएगा, तो ये क्लैरिफाई करना मुश्किल है अभी तक तो, लेकिन हाँ आपको क्या करना है, ये बियॉन्ड द टीचिंग है, बियॉन्ड द लर्निंग है, एक्स्ट्रा करिकुलम है, तो आपको ये विशेष तौर पर गाइस ध्यान रखना है। इसमें आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, इसमें एक्सपर्ट की राय होती है, पूछ सकते हो, और उसमें पेन डाउन भी कर सकते हो। गाइस अब हम बात करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में, दैट इज माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग है क्या गाइज, मैंने इनके बारे में इनका बैकड्रॉ नहीं बताया आपको, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी, और टाइम भी नहीं है हमारे पास में।
इन फ्यूचर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। हम बात करेंगे सिर्फ माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले गाइस, अगर मान लो क्लास के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट मेमोरी के बच्चे होते हैं, राइट। डिफरेंट एनवायरनमेंट से आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, ठीक है। तो बहुत सारी उनके साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक टीचर का जो प्रायोरिटी होती है वो हर बच्चे को बराबर या साथ लेकर के चलने की होती है, राइट। वो किसी बच्चे के साथ में ऐसा नहीं कि एक अगर इंटेलिजेंट है तो उसको साथ लेके जाए, ज़्यादातर कई बार होता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए हर बच्चे को। यानी कि अगर मैं M.K. गांधी की एक कोट को अगर मैं सुनाऊँ आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप तभी सफल हैं जब आप उस लाइन में खड़े हुए लास्ट व्यक्ति को अगर देख पा रहे हैं। मतलब कि अगर बच्चा क्लास में कोई भी अगर एक बच्चा कमज़ोर रह गया या मान लेते हैं उसके पास में वो सफल नहीं हो पाया, तो ये हमारा सबसे बड़ा बैकडोर होता है या डीमेरिट होता है। तो हमें क्या करना होता है, बच्चों को चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, चाहे कितना ही कमज़ोर हो, सबको साथ लेकर के चलना होता है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो चला ही जाएगा, वो नहीं रुकेगा, उसको थोड़े असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो बेचारा कमज़ोर है, राइट, फिजिकली, मेंटली, या विशेष तौर पे तो हम लोग कहेंगे कि मेंटली जो कमज़ोर है, चीज़ें नहीं प्रॉपर ले पा रहा है, तो हमें बार बार उसे मोटिवेट करने की, बार बार उसे इंकरेज करने की, बार बार उसे सहयोग करने की, हेल्प करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को लेकर लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्लान होता है, हर टीचर को इसको इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज़ माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, पढ़ाने के लिए हमें करना होता है प्लान। आप जो भी पढ़ाना चाहते हो, जिस भी बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, और उसको डिटेल्ड प्लान कीजिए। प्लान करने के बाद में फिर आप उसको पढ़ाना शुरू करिए, ठीक है। प्लान में तो हमारे पास सिंपल सी बात होती है, ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, पूरे साल का प्लान बनाते हैं, राइट। पूरा साल का प्लान है, कई बार फेल कर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, महीने के हिसाब से प्लान बनाना चाहिए कि महीने में मुझे 3 यूनिट बनानी है, तो 3 यूनिट मुझे ऐसे पढ़ानी है कि विशेष तौर पर वो सारे बच्चों को आ जाए। ऐसा नहीं कि 3 यूनिट पढ़ाने के बाद खत्म कर दिया, राइट। मुझे 3 महीने के अंदर क्या करना है, 3 यूनिट खत्म करनी है, टेस्ट भी लेने 3-3, 4-4, राइट। हर टॉपिक से हर बच्चे से बात पूछनी भी है, ओरली भी पूछना है इससे, राइट। और उसके अलावा टेस्ट भी लेने। तो ये भी हायर एजुकेशन पे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 यूनिट पढ़ा दिया और उसके बाद में आपने देखा ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ मेमोरी की होती है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास चीज़ें हम जल्दी से भूल जाते हैं। लेकिन अगर मान लो टीचर बार बार आपसे पूछ रहा है, रिवाइज करवा रहा है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो फिर वो क्या है, चीज़ें भूलते नहीं है, और आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड से लेकर के आपके पास रेगुलर माइंड में आपके पास आने लग जाते हैं, राइट। तो ये आपके पास में सबसे पहले प्लान कीजिए, देन आप उसको टीच करिए। उसके बाद में फीडबैक लीजिए, मतलब टेस्ट ले लें, आप ऑरली पूछ लें, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देन उसके बाद क्या करिए, अगर बच्चे को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा फीडबैक जैसे ही लेंगे कि बच्चे में कहाँ कमी है, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप दोबारा से प्लान कीजिए, दोबारा से वही जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अगर मान लो जैसे सरकारें करती हैं, अगर हम बात करें आपके पास में ओपन डिफिकेशन इंडिया की, स्वच्छ भारत मिशन का एम है ये, तो यहाँ पे क्या है विशेष तौर पे, क्योंकि ये अभियान अभी तो है नहीं, बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन ये क्या है, कम्प्लीटली इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। और अभी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ऑल ओवर अगर हम इंडिया की बात करें तो 7.5 लाख से ज़्यादा गाँव हैं। वहाँ पे लगभग अभी क्या है, पूरे के पूरे हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 7 लाख से ज़्यादा जो गांव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, वो क्या है, ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं, यानी खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी इस पर खर्चा किया जाता था, खर्चा अभी भी किया जा रहा है, लेकिन इस बार क्या है, इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ लिया गया है, ठीक है। हर बच्चे, हर तबके से, हर लोगों ने हर तरह के इसमें क्या है, अपना फीडबैक दिया है, तो यहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये आपके पास क्या है, सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान किया, टीच किया, देन उसके बाद फीडबैक लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। फिर आप क्या करोगे, वापस से रीप्लान कीजिए, फिर वापस से क्या करेंगे, रीटीच कीजिए, और उसके बाद फीडबैक लीजिए, राइट। तो ये आपके पास में टिल लर्निंग चलता रहना चाहिए, जब तक बच्चा सफल ना हो जाए, सीख ना जाए उस चीज़ को, ये तब तक बार रिपीट होता रहना चाहिए, राइट। सिंपल हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये बैकन साहब बोलते हैं। जब आप लगातार आपके पास में अभ्यास करते हो, राइट, यानी करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि जो जड़मति होता है आपके पास में, बिल्कुल जिसको समझ नहीं होती, वो भी विद्वान आदमी बन सकता है। तो ये इट डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, तो कीप प्रैक्टिसिंग गाइज। ये सारी चीज़ें थी आपके पास, आप पढ़िए इनको। वापस से बोलूँगा कि बार आप एग्जाम आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने पे, राइट। अभी आप मुझे लगता है कि आपको क्या करना है, पढ़ना बंद कर दो, थ्योरी पे ज़्यादा वर्क मत करो, ज़रूरत नहीं है उसकी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, आप क्वेश्चन पे वर्क करो, टेस्ट प्रैक्टिस जो है आपके पास वो देखो,
रोज़ाना एक जो टेस्ट है आपके पास में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, दोनों पेपरों के लगाइए, फर्स्ट और सेकंड का। जहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम आती है आपके पास, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपको ज़रूर उसको समझाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं पे कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोलिए, मैं उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो भी दूंगा, और जहाँ पे आप कहेंगे समझने के लिए मैं वहाँ पे आपको हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो गाइज पढ़ते रहिए आप, ठीक है, और यही कहूँगा कीप प्रैक्टिसिंग। और अगली वीडियो में मिलते हैं, टीचिंग का लास्ट एक और वीडियो रहेगा जिसका हम बात करेंगे विशेष तौर पे। तो चलिए गाइज, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।